आगाज में बात करें, काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब अलबरदारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काबीना अरकान समेत सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब अलबरदारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काबीना अरकान समेत सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त है। कामरान साहब, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है और वो चीफ जस्टिस वो बन चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इस तैनाती को? देखिए, आने वाला वक्त ये बताएगा कि वो कैसे चीफ जस्टिस रहे हैं। आप इस वक्त उनके माजी पे बात कर सकते हैं। माजी उनका एज ए जज जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बेहतर रहा है, अच्छा रहा है, और वो ऐसे फैसले भी वो करते रहे हैं जो शायद एस्टैब्लिशमेंट को नापसंद रहे हैं और कानून की मुताबिकत में चलते रहे हैं मामला। तो उम्मीद की जा सकती है कि उसी तरह से मामला को वो आगे लेके भी चलेंगे। वैसे तो किसी को भी कोई ओहदा मिलना जो है उसका एक इम्तहान उससे शुरू हो जाता है, और मैं भी समझता हूँ कि काजी साहब का एक और इम्तहान जो है जिंदगी में शुरू हो गया है। अगला साल, सवा साल उनका ये इम्तहान रहेगा, और मुल्की हालात जो है उसमें बहुत सारी चीजें कानून और दस्तूर के मुताबिक की जाने की जरूरत है और की जाने वाली है। तो लेट्स होप फॉर गुड, और ये समझते हैं कि वो सारे मामला को ऐसे अंदाज में लेके चलेंगे कि उनके लिए एक ऐसी यादगार होगी कि बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने अच्छे कारनामे अंजाम दिए। अच्छा कामरान साहब, ये कहिएगा, हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्राउंड से उठने वाले एक जज के तौर पर, कानूनदान के तौर पर देखे जाते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात का मतलब नहीं समझा कि ग्राउंड से उठने का क्या मतलब है आपका? यानी कि अपनी मेहनत और अपने बलबूते की बुनियाद पर उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है और उसके बाद इस मकाम तक पहुंचे। देखिए, इस पेशे में आमतौर पर लीगल फर्टेनिटी में जो मेहनत नहीं करता वो स्क्रैप हो जाता है। और काजी साहब जो है बतौर वकील भी मेहनती रहे हैं और बतौर जज भी मेहनती रहे हैं। जितने भी जजेस आए हैं वो मेहनती आप उनको कह सकते हैं या लानोई कह सकते हैं, मगर होता ये है कि बाज लोग जो है वो फिर डिट्रैक हो जाते हैं। तो और स्पेशली आके सुप्रीम कोर्ट में या चीफ जस्टिस लेवल पे डिट्रैक होते हैं, तो वो डिट्रैक जो नहीं होता वो ठीक रहता है। बाकी सारे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है जजेस जो आते हैं, एक तो आमतौर पे इस प्रोफेशन में आने वाले लोग जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इनका अपर मिडिल क्लास थी शुरू से, और उसमें इसके साथ साथ मेहनती होना उसका जरूरी होता है। बगैर मेहनत के न बतौर वकील आप चल सकते हैं न बतौर जज। जी, माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब जेएनएन को वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया और इस हवाले से बहुत अहम फैसले भी दिए। तफसीलात आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अदल के ऐवानों में नए दौर का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हलफ लिया। मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। आप तहरीक पाकिस्तान के सफ़ अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे और पाकिस्तान बनने से पहले कलात के वजीर आजम काजी जलालुद्दीन के पोते हैं। तमाम पीसीओ जजेस फारिग हुए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हलफ उठाया। आपने अपने फैसले
फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। बतौर जज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने बहुत से अहम फैसले दिए, जिनमें अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन देना भी शामिल है। जस्टिस काजी फायजीसा ने पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आईनी करार दिया। PTI दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया, जिसे नजर सानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कलअदम कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पहले जज हैं जो जड़ावाला सान्हे के बाद वहाँ के मकीनों के साथ इजहार यकजहती के लिए उनके पास गए। आपने कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात के तासुर को खत्म करना, मुकदमात को मुकर्रर करने का तरीक़ेकार बनाना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम करना नए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लिए चैलेंजेस होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस दौरान खिताब आपदीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दौरान खिताब आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने खिताब में खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, उनकी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें, मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ने तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया, तब्दील नहीं किया गया। चेयरमैन PTI ने अपने हवारियों को NRO देने के लिए 2 मरतबा ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया। जब पहले नैब कानून तब्दील किया गया तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहाँ थे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुतनाज़े फैसले दिए। मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आप जानते हैं कि ये 16 माह लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थे नेशनल असेंबली में। तो आज राय साहब को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में खुश आमदेद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तकवीत मिलेगी। आज हमारी डिस्कशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, ये एक अफसोसनाक अमर है। इमरान नियाजी ने 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को NOC देने के लिए। उस वक्त जनाब बंदियाल साहब कहाँ पर थे? उस वक्त इनको क्यों नहीं सोच आई? ये है वो नैब नियाजी गठजोड़। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और ये फैसला आया है। ये फैसले मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, फैसले उनके हक में मेरिट पे हुए और मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकीला ने सहारा नहीं लिया था। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। वतन वापसी और गिरफ्तारी के कानूनी मामला देखने के लिए आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इसाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मुमकिन गिरफ्तारी और कानूनी मामलात के लिए साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर, जो तमाम कानूनी मामलात देखेंगे। लंदन में नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक, जिसमें कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़ और इसाक डार शरीक हुए। आजम नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग में बताया कि नवाज शरीफ को वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का भी नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वजीर खजाना इसाक डार भी कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं। कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। पार्लियामेंट 62(1)(f) का कानून पास कर चुकी है। मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f) वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है। जस्टिस सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बरीयत हो चुकी है। वो कॉमन केस है और उसमें मियां साहब की भी बरीयत सिर्फ एक जाएंगे तो एब्सेंस में उनका फैसला नहीं हो सकता था। उधर सियासत के हवाले से बड़ी खबर, साबिक क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात भी की। राजा रियाज का कहना है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में अपना वोट बैंक है, उन्हें सपोर्ट करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीगी क़ायद की पाकिस्तान आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन 11वें रोज़ में दाखिल। इतवार की छुट्टी के रोज़ भी ऑपरेशन जारी है। लेस्को रीजन में मजीद 750 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए।
फेस्को और गैपको के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 200 से ज़्यादा बिजली चोर धर लिए गए। इंतजामिया छुट्टी के रोज भी इन एक्शन, 1000 से ज्यादा गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस मुनक़ता, लाखों के जुर्माने, दर्जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम का आज 11वां दिन है। इतवार की छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ डिस्कोस ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। लेस्को रीजन के तमाम सर्कुलर्स में मजीद 755 गैर कानूनी कनेक्शन का पता चलाकर मुनक़ता कर दिए गए। 34 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रैकडाउन के दौरान अब तक नाजायज बिजली इस्तेमाल करने वालों के खाते में 40 करोड़ 94 लाख से ज्यादा का डिडक्शन बिल डाला गया है। एपको रीजन में अब तक 4741 बिजली चोरों को 18 करोड़ 16 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 1900 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके 64 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फेस्को की टीमों ने तमाम सर्कुलर्स में ऑपरेशन करके मजीद 104 बिजली चोर धर लिए। कनेक्शन काट कर 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए। एपको रीजन में क्रैकडाउन के 11वें रोज 100 बिजली चोर कानून के हत्थे चढ़ गए। छापामार टीमों ने गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वालों को 4 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना किया। मुकदमात भी दर्ज। एपको रीजन में बिजली चोर नहीं बच पाए। सर्वेलेंस टीमों ने शिकारपुर कश्मोर में कार्रवाइयां करते हुए 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। 100 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 400 से ज्यादा कुंडा कनेक्शन काट दिए। बलोचिस्तान भर में क्रैकडाउन के दौरान नादहिंदगानों और बिजली चोरों से 2.25 करोड़ रुपए वसूल किए गए। मुख्तलिफ शहरों से 24 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, BRT बस सर्विस बंद होने का एक बार फिर से खदशा पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सूबाई हुकूमत ने BRT को फंड्स देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN पेशावर अलिशबा खटक से। अलिशबा बताइएगा, फंड्स देने से इनकार करने की क्या वजूहत सामने आई हैं? जी बिल्कुल, BRT बस सर्विस ने 1 करोड़ रुपए जो है अपने खजाने से मांगे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। पिछले साल जो है BRT सर्विस को 16 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए थे, जिनमें से उन्होंने 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया, जिस पर महकमे खजाने ने एक कमेटी बिठाई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसकी वजह से BRT के बंद होने का खदशा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अलिशबा खटक। नाज़रीन, जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। शाम को शाराय फैसल स्टार गेट पर पहला मुजाहरा होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि 19 सितंबर को कराची के 15 मकामात पर मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज किया जाएगा। समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये कहना चाहता हूं कि वो मैदान में निकले और एहतजाज करें। कल पिशावर में गवर्नर हाउस पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की क़यादत में धरना होगा, फिर लाहौर में, फिर उसके बाद मुल्तान में, फिर पिंडी है, फिर उसके बाद 6 तारीख को कराची में। लेकिन हम 6 तारीख के धरने का इंतजार नहीं करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम आज से ही एहतजाज एक दफा फिर शुरू कर रहे हैं। आज शारह फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा और 19 तारीख को परसों मंगल के दिन 5 बजे मैं कराची भर के आवाम से ये अपील कर रहा हूं, खास तौर पर नौजवानों से, कि शाम 5 बजे वो निकलें और इतना पेट्रोल डालें कि सड़क तक आ जाएं। हम 15 पॉइंट्स मुतय्यन कर रहे हैं। इन 15 पॉइंट्स पर आकर खड़े हों और अपनी मोटरसाइकिल बंद करें, अवाम अपनी गाड़ियां बंद करें और सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करें। और इन 15 पॉइंट्स के अलावा भी जहां जहां लोग सड़कों पर मौजूद हों, वो सड़कों पे खड़े होकर अपनी गाड़ियां बंद करें। पूरे शहर में ये मंजर नजर आना चाहिए कि आवाम बेजार है इस कठपुतली हुकूमत से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। लाहौर से दीगर अजला में जाने वाले मुसाफिर परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 5% तक इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी से। जी अदनान। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा आवाम के लिए परेशानी का सबब बना है। किरायों में जो है वो 5% इजाफा कर दिया गया है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गुड ट्रांसपोर्ट हो, हर एक के पीछे 50 से 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जो अवाम है उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने घर जाना होता है हफ्ते बाद, महीने बाद, तो किराया अब इतना ज़्यादा है कि उनकी पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ये मतवक्का तौर पर फैसला किया जा रहा है कि 20 सितंबर से 23 सितंबर तक जो है वो हड़ताल की जा सकती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद का जो किराया है लाहौर से वो 1700 रुपये, फैसलाबाद का 950 रुपये और इसी तरह जो सरगोदा है उसका 1200 रुपये चार्ज किया जा रहा है। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो किराए हैं वो इतने मुनासिब होने चाहिए ताकि वो भी अपने प्यारों से जाकर मिल सकें, क्योंकि वो यहाँ पे रोजगार के हसूल के लिए आए हैं और जब उन्होंने वापस लौटना होता है अपने घरों को या घरों से वापस आना होता है अपने काम काज पे, तो किराया जो है वो इतना मुनासिब होना चाहिए ताकि वो अपने प्यारों से भी मिल सकें और दोबारा रोजगार के लिए वापस भी आ सकें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी सस्ते सफ़र की सहूलतों से भी महरूम होने लगे। बसों के किरायों में
इजाफों के बाद शहरियों ने ट्रेनों का रुख किया तो पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में इजाफे की तैयारी कर ली। कल रेलवेज हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। तमाम ट्रेनों के किरायों में 5 से 12% इजाफे का इम्कान है। मजीद जानते हैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली से। जी अली, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मुल्क भर में मुसलसल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस वक्त हम खड़े हैं कराची कैंट स्टेशन पे। हम ट्रेन सर्विस की जो है वो बात करें तो गुज़श्ता एक महीने के दौरान जो है 2 मरतबा यानी 1 सितंबर को और इससे पहले 15 अगस्त को पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में जो है वो इजाफा किया था। 15 अगस्त को जो है वो 10% इजाफा किया था। इसके साथ साथ 1 अगस्त को जो है 5% इजाफा किया था, जो तमाम मुसाफिर ट्रेनों पे जो है वो लागू हुआ। यहाँ से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो चलने वाली ट्रेनें हैं, मुसाफिर ट्रेनें, इनकी किरायों में जो है वो इजाफा किया। अब जब पेट्रोल की मसनूआतों में और ख़ास तौर पर डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया तो पाकिस्तान रेलवे इंतज़ामिया जो है एक बार फिर जो मुसाफिर ट्रेनें हैं इनकी किरायों में इजाफा जो है वो करने जा रही है। कल इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो है वो इजलास तलब किया गया है और वो अपनी जो अखराजात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मद में है जो मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये तजवीज़ दी गई है कि 5 से लेकर 12% यानी मुख्तलिफ ट्रेनों की किरायों में कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12% किरायों की इजाफे की जो है तजवीज़ रिकवर है। अब देखना ही है कि कल इस पर क्या फैसला होता है, लेकिन इसका इतलाक जो है वो पाकिस्तान रेलवे की खासतौर पर जो तमाम मुसाफिर ट्रेनें हैं उसके लिए होगा। जी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए लाहौर जिला कचहरी पेश कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। इसी बारे में बात करते हैं। अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइए इस बारे में मुकदमा किस दफात के तहत दर्ज किया गया है, कितने इम्कानात हैं कि उनका जिस्मानी रिमांड आज मंजूर हो जाएगा? आज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज रावलपिंडी से एंटी करप्शन ने जो है वो गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ये इल्जाम है कि उन्होंने लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियाँ की हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने जो है वो आज अदालत पेश कर दिया है और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है अदालत से। एंटी करप्शन के हुकाम भी मौके पर मौजूद है और इस मौके पर पुलिस की बड़ी नफरी भी तैनात की गई है। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड जो है वो एंटी करप्शन के हुकाम की तरफ से मांगा गया है, लेकिन अभी तक जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और इस दौरान एंटी करप्शन का कहना था कि अगर वो जिस्मानी रिमांड लेते हैं तो फिर उनसे पूछगछ की जाएगी। जो लाहौर मास्टर प्लान के अंदर उनमें बेज़ाब्तों का इल्जाम आयद किया गया है उससे मुतल्लिक पूछगछ की जाएगी, लेकिन अभी तक समाअत जो है वो चल रही है और जिस्मानी रिमांड मिलता है या नहीं मिलता इसका फैसला तो जाहिर है कि जज नहीं करना है और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और परवेज इलाही की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो लाहौर बार के सदर भी हैं राना इंतजार हुसैन, जिन्होंने जो है वो दलाइल दिए हैं परवेज इलाही के हक में और अब जो है जो केस की समाअत की जा रही है। शुक्रिया अदनान, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे।